नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 से लेकर 26 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो होने वाला है नेशनल पंचायती राज डे के बारे में। ओके, फिर इसके बाद डिस्कशन होगा स्नो लेपर्ड के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोरल्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कोरल्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में, छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक बातें हैं इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है नेशनल पंचायती राज डे के बारे में। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली इंडिया ने अपना 12th नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया है 24 अप्रैल 2021 को। ओके, और इसी उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ई प्रॉपर्टी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंडर स्वामित्व स्कीम। ओके, अब ये सारी बातें क्या है उन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो तीन बातें याद रखना, पंचायती राज के बारे में हमें डिस्कस करना है, ई प्रॉपर्टी कार्ड्स के बारे में, स्वामित्व स्कीम के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचायती राज डे के बारे में। देखिए बैकग्राउंड स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट टाइम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। ओके, और इसी के बाद से हर साल 24 अप्रैल को इंडिया पंचायती राज डे सेलिब्रेट करता है। उसी के अकॉर्डिंग 2021 में ये जो हमारा पंचायती राज डे था वो 12th पंचायती राज डे था। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद फिर इस डे पर क्या किया जाता है जनरली, तो देखिए यहां पर क्या किया जाता है ना, अवार्ड्स वगैरह को अनाउंस किया जाता है। जिस भी पंचायत ने या फिर जिस भी जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने अच्छा परफॉर्म किया होता है, उन्हें रिकॉग्निशन दिया जाता है नेशनल लेवल पर। ऑलराइट, कौन कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, तो यहां पर अवार्ड्स की कैटेगरीज लिखी हुई है, मेनली फील्ड लिखी हुई है कि कौन सी फील्ड में किसने अच्छा वर्क किया है। फॉर एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, कौन सी पंचायत ने जो अपनी लोकल गवर्नमेंट है उसको इंप्रूव किया है, ठीक है। वैसे ही फिर राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड एंड ई पंचायत पुरस्कार, ठीक है। तो ये सारी प्राइजेस की कैटेगरीज है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। अब देखिए इस बार क्या होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ये सारे जो अवार्ड्स हैं इन्हें डायरेक्टली बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से इनको ट्रांसफर किया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब पंचायती राज के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पंचायत है क्या, ये लोकल गवर्नमेंट का एक टाइप है। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा डीपीएसपी है उसमें मेंशन था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, पंचायती राज को इन्फोर्स कराने की कोशिश करेगी। ऑलराइट, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसे स्ट्रांग बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पावर सेंटर के हाथ में पूरी की पूरी हुआ करती थी उन्हें स्टेट गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर दी जाएंगी, ठीक है। वहीं से ओरिजिनेशन होता है हमारे पंचायती राज का। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है, मेड अ मेंशन ऑफ पंचायत, ठीक है। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 246 ये भी बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर को टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर्स वगैरह देने का काम किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो एक लैंडमार्क जजमेंट हम जिसे बोल सकते हैं वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और इन्हें स्टैब्लिश भी किया गया, ठीक है, ताकि जो डेमोक्रेसी है उसे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रांग किया जाए, ठीक है। क्या किया जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जैसे कि स्टेट में क्या होता है, हमारे सीएम होते हैं और यूनियन लेवल पर क्या होते हैं, हमारे पीएम वगैरह होते हैं। वैसे ही जो लोकल गवर्नमेंट होगी वहां पर पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से एक सरपंच को अपॉइंट किया जाएगा जो कि उस विलेज का या फिर उस ग्राम सभा का क्या होगा, हेड होगा। ऑलराइट, ठीक है। इसका क्या और मकसद हो सकता है, टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज लॉन्च्ड ई ग्राम सभा यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल, ठीक है ना। एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था जो कि ऑनलाइन
हेल्प करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने में। ओके, चलिए, तो ये था पूरा पंचायती राज का बैकग्राउंड। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। किसकी ये स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं? साथ में कोलैबोरेट कर रही हैं इस स्कीम को फाइनलाइज करने में और इंप्लीमेंट कराने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग, ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है? सर्वे किया जा रहा है और मैपिंग किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसको ऑनलाइन, इसका एक ऑनलाइन डाटा बनाया जा रहा है, ठीक है। क्या मकसद है? टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया, ठीक है ना। जो डिस्प्यूट वगैरह भी अराइजेस हो जाते हैं प्रॉपर्टीज में, उन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए अब कुछ साइलेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। सबसे पहले तो ये क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक पार्ट 9 को ऐड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, टाइटल्ड द पंचायत्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद फिर बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा विलेज, इसको बनाया जाता है जहां पर इलेक्शंस जो होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे और जो भी 18 प्लस होगा वो इन इलेक्शंस में जाकर वोट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर 3 टायर सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाएगा। जैसे कि अभी के टाइम पर 3 टायर सिस्टम है ना, पहले लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। वैसे ही जो लोकल गवर्नमेंट है उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ओके, पहले विलेज लेवल पर होगी, ठीक है, जहां पर ब्लॉक्स वगैरह होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मंडल लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी 3 लेवल में डिवाइड किया जाएगा। ये कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 243B, ठीक है ना, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पार्ट 9 में, उसमें ये बात लिखी गई है, ठीक है। जो भी सीट्स होंगी दे वर बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये लिखा गया है 243C के अंडर। चलिए, फिर इसके बाद फिर रिजर्वेशन की भी बात की गई, यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, याद रखना, लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन दिया जाता है यूनियन लेवल पर, यानी कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं है फॉर वुमेन्स। ओके, बट लोकल गवर्नमेंट में क्या है? रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को। ओके, बाकी ST SC और जो उनके लिए रिजर्वेशन है वो तो ऑब्वियसली बात है, वहां पर भी दिया गया है, ठीक है। वुमेन के लिए रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 243D के अंदर मेंशन है, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होगा? तो 5 ईयर का टर्म होगा इनका। एंड इन द इवेंट्स ऑफ डिसोल्यूशन, इलेक्शन, कंपाइलेशन विथ 6 मंथ, आर्टिकल 243E के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के थ्रू हर एक स्टेट में क्या फॉर्म किया जाएंगे? इलेक्शन कमीशन को बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन जो होंगी उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा। ओके, बट ये क्या देखेंगी? जो स्टेट में पंचायत और लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं ना, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह के इलेक्शंस जो होते हैं उनको कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की, ठीक है। पावर ऑफ पंचायत क्या हो सकती है? तो देखिए, यहां पर हैज बीन ऑथराइज्ड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट इलस्ट्रेटेड इन 11th शेड्यूल। ऑलराइट, सब्जेक्ट्स वगैरह एलोकेट किए गए हैं पंचायत को भी, उनमें ये पावर अपने लॉज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? देखिए, लोकल टैक्सेस वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं पंचायत के द्वारा। ऑलराइट, इसके साथ साथ जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह है, ओके, वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पंचायत के द्वारा, ठीक है। वैसे ही फिर क्या होगा? जो स्टेट होगा वो भी क्या करेगा? उसकी एक फाइनेंस कमीशन होगी स्टेट की, वो पंचायत के बीच में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। इसके अंदर बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन को भी बनाया जाएगा हर स्टेट में, आर्टिकल 243I के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, अब इसी आर्टिकल में क्या दिया गया है? जो हमारा पार्ट 9 है, इसी में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, यानी कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन स्टेट में लागू नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली लागू नहीं होगा, मतलब क्या सर्टेन, ठीक है, तुरंत ही इस एक्ट को इन स्टेट्स में लागू नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्या बोला गया है? एक अलग से पीसा बोला गया, यानी कि प्रोविजंस फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, यानी कि अगर सरकार चाहे तो इन एरियाज में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड कर सकती है। ओके, तो एट प्रेजेंट 10 स्टेट नेमली
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना इन्हें 5th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया है, यानी कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो याद रखना ट्राइबल एरियाज जो भी होते हैं वहां पर डायरेक्टली इस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कराया जाता है, पीसा के थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड की देखिए एक पिक जो है वो रिसेंटली वायरल हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये जो है पत्थरों के बीच में इस प्रकार से कुछ बैठा हुआ है, ठीक है। इसी पिक को वायरल होने के कारण स्नो लेपर्ड जो है काफी ज्यादा न्यूज में है। अगर हम इस स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें तो ये साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, पैंथेरा यूनशिया, ठीक है। ये टॉप प्रेडेटर होते हैं, जो हमारी फूड चेन होती है उसका टॉप प्रेडेटर होता है ये। हैबिटाट जो है इनका माउंटेन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पर ही देखने को मिलता है। इंडिया में कहां तो वेस्टर्न हिमालयाज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहां पर ही देखने को मिलता है। और ईस्टर्न हिमालयाज में उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहां पर ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, किसे बोला जाता है, लद्दाख को बोला जाता है, ओके। एक हेमिस नेशनल पार्क भी है जो कि बिगेस्ट नेशनल पार्क है इन इंडिया में एंड हैज अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड, ठीक है। कहां पर है हेमिस नेशनल पार्क, याद रखना इंडिया में है, ठीक है, लद्दाख वाले एरिया में, और काफी अच्छी पॉपुलेशन है यहां पर स्नो लेपर्ड्स की, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN के रेड लिस्ट में इसे थ्रेटन की स्पीशीज में क्राइटेरिया में रखा गया है। उसके साथ साथ अपेंडिक्स 1 में रखा गया है साइट कन्वेंशन में। हमने इसे शेड्यूल 1 में रखा है अपने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसके साथ साथ जो CMS है, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, उसमें भी इसको लिस्ट किया गया है, ओके, ग्लोबली एंड इंडिया दोनों में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोरल्स के बारे में। क्या कंटेस्ट है रिसेंटली, अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि कोरल्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को विड्रॉ कर लेंगे, विथस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज को झेलकर सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जहां पर वो रॉक हार्ड स्केलेटन को फॉर्म कर लेते हैं, ओके। अब ये क्या कंटेस्ट है पूरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले कोरल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोरल्स होती क्या है। देखिए कोरल्स आप यहां पर देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ क्रिएचर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, सी के अंदर, ओशन के अंदर पाया जाता है, ओके। ये जो है वो 2 स्पीशीज से मिलकर बना होता है। पहले हमारे होते हैं पॉलिप्स, ठीक है, और इन पॉलिप्स के अंदर पाया जाता है जूजेंथली, ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है ना कि ये जो दोनों हैं, जो कोरल्स हैं, ओके, जो एल्गाई, ये जो जूजेंथली होता है वो एक एल्गाई होती है एक टाइप की, और पॉलिप्स जो होते हैं वो एक हार्ड क्रिएचर होते हैं, ठीक है, जिनके स्केलेटन जो होता है वो काफी हार्ड होता है, कैल्शियम वगैरह से इनका जो सेल होता है वो बना होता है। अब देखिए होता क्या है, जो पॉलिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जूजेंथली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो जूजेंथली जो है वो पॉलिप्स के अंदर जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं जूजेंथली जो क्या करते हैं, ये एक एल्गाई है, तो ये अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, और अपना जो फूड है वो पॉलिप के साथ भी शेयर करते हैं। तो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, एक को प्रोटेक्शन मिल रही है, एक को क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो ये दोनों जो है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये जो जूजेंथली होता है वो जो फूड प्रोवाइड करता है पॉलिप्स को, उसके साथ साथ कुछ बहुत ब्यूटीफुल कलर्स भी ये प्रोवाइड करता है, ओके। इसी के कारण एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कोरल्स का। कोरल्स को जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सी की बायोडाइवर्सिटी में, ओके। अभी हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है कोरल्स का। 2 टाइप के कोरल्स होते हैं, एक जो हार्ड होते हैं और दूसरे जो सॉफ्ट होते हैं, ओके। देखिए इनका बेनिफिट क्या है कोरल्स का। सबसे पहले तो हैबिटेट, ये बहुत ज्यादा ही ग्रुप्स में पाए जाते हैं कोरल्स, ओके। तो इसी के कारण क्या होता है ना, बहुत सारी जो स्मॉल फिशेस वगैरह होती हैं वो कोरल्स में आकर छुप जाती हैं। जब भी कोई बिग प्रेडेटर जैसे कि शार्क वगैरह, ब्लू व्हेल वगैरह, इनको अगर चेस करती हैं तो ये आकर कोरल्स में छिप जाते हैं। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, होम प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी स्मॉल फिशेस को। उसके साथ साथ इनकम भी इनकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं ये दिखने में। इसी के कारण टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने के आते हैं इनको देखने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ कोस्टल प्रोटेक्शन, अगर कोई सुनामी वगैरह आती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही वेव्स वगैरह आती हैं, टाइड्स वगैरह हिट करती हैं, तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये कोस्ट को। और मेडिसिनल पर्पस भी इनका काफी ज्यादा यूज में होता है, ठीक है।
इनको जो सबसे ज्यादा थ्रेटन करता है वो है क्लाइमेट चेंज, इनकी प्रेजेंस को। उसमें एक टर्म होती है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, देखिए जब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पॉल्यूशन वगैरह इंक्रीज हो जाता है जहाँ पर कोरल्स वगैरह पाई जाती हैं, तो ये जो जूजेंथिली होता है, जो एल्गाई होता है, वो क्या करता है, वो पॉलिप्स को छोड़कर चला जाता है। अब जब जूजेंथिली पॉलिप्स को छोड़कर चला जाएगा तो जो कलर जूजेंथिली के कारण पॉलिप्स को मिला था, वो कलर जो होगा वो धीरे धीरे करके फेड आउट हो जाएगा। ओके, और इनका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, अगेन व्हाइट हो जाएगा और कैल्शियम की सेल ही सिर्फ बच जाएगी। इसे ही बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, एक और टर्म है जो आपको यहां पर याद रखनी है, वो है ओशियन एसिडिफिकेशन। अब देखो ओशन एसिडिफिकेशन में क्या हो रहा है ना, कि कोई एसिड वगैरह ऐड नहीं हो रहा है, एक्चुअली में जो सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ रही है और उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा ओशन, और उसी के कारण ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। इसको रिसेंटली इन्वोक किया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस एक्ट को लागू कर दिया है। ऑलराइट, अब देखिए इसके थ्रू क्या किया जाएगा, तो जो ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है जिनकी जरूरत है कोविड से फाइट करने के लिए, उनका फ्री इंटर स्टेट मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसके पहले भी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया था, इस तरह के लॉ को पहले भी इंपोज किया जा चुका है इंडिया में। ठीक है, इस एक्ट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पास किया गया था 2005 में, और ये इन्फोर्स में आया था 2006 में। मकसद क्या है, तो देखिए इसका मकसद है मैनेज डिजास्टर इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मोर। ठीक है, यही इसका मकसद है, डिजास्टर्स जो भी आते हैं उनसे फाइट करना। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए बार बार गला भी सूखता है और छींक वगैरह भी आ रही है। ठीक है, चलो वापस आते हैं आर्टिकल पर। इसका एक सेक्शन 2 है जहां पर ये बोला गया है, क्या बोला गया है, जहां पर डिजास्टर की डेफिनेशन को बताया गया है। तो डिजास्टर क्या होता है, अ डिजास्टर मींस कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मेन मेड कॉजेज। ठीक है, इसे डिजास्टर बोला जाता है। मेन फीचर्स क्या है, तो देखिए इसमें बोला गया है जो नोडल एजेंसी होगी वो क्या होगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगी। ठीक है, यानी कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होगी। ठीक है, यही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का काम करेगी, यानी कि जो अमित शाह हैं वो इस टाइम पर पूरी तरह से अथॉरिटी हैं इंडिया में कोविड-19 के आउटब्रेक को काउंटर करने के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वगैरह भी क्रिएट किए जाएंगे, नेशनल डिजास्टर बोर्ड वगैरह बनाया जाएगा। ये सारी बातें हैं जो बेसिक इसके अंदर पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, सो गाइस ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।